नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत संविधान के भाग के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि अनुसूची के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो अनुसूची क्या होता है। तो अनुसूची के बारे में बात करें दोस्तों और एक संविधान के बारे में, तो हमें पता है दोस्तों कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो कितनी थी, 395। जब हमारे मूल संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद का प्रावधान था? अनुच्छेद 300 कितने अनुच्छेद का प्रावधान था? तो 395 अनुच्छेद का। तो फिर हमें अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अनुसूचियों को निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो दोस्तों, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे इस संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो बहुत सारे अनुच्छेदों में ऐसे ऐसे पार्ट थे जिसका यदि उसी जगह विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाता, जिस अनुच्छेदों में उसकी चर्चाएं की गई थी उसी अनुच्छेदों में साथ का साथ चर्चा किया जाता, तो हमारा संविधान जो है वो बहुत ज्यादा और भास्ट हो जाता। ऐसे ही हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ऑलरेडी हो चुका था। कुल 395 अनुच्छेद का निर्माण कर दिए जा चुके थे। यदि हम लोग उस अनुच्छेद जो थोड़ा सा अनुच्छेद है जिसका डिस्कशन अगर यदि वही हम लोग करने लगते तो हो सकता है कि हमारा जो संविधान है और ज्यादा भास्ट हो जाता और भी ज्यादा टफ हो जाता। तो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा थोड़ी सी दूरदर्शिता को दर्शाई गई और उनके द्वारा क्या किया गया, जो थोड़ा सा जटिल समस्याएं थी, जो जटिल रूल थे, उसको उस अनुच्छेद में संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हुए वहां से वो निकल गया और उसी को विस्तार पूर्वक जो है, जो बाकी पार्ट है उसका जो है वो उन्होंने जो चर्चा कर दी, वो क्या है, वो एक सेपरेट अनुसूची के माध्यम से कर दी। तो अनुसूची निर्माण का क्या वजह था, आपको समझ में आया होगा। तो अनुसूची निर्माण का वजह यह था कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद के निर्माण कर दिए गए थे और 395 अनुच्छेदों में से कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिसका हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा वहां विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं किया गया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यदि उसे विस्तार पूर्वक वहीं चर्चा करें तो संविधान जो है वो काफी ज्यादा भास्ट हो सकता है, काफी ज्यादा टफ हो सकता है। इसलिए उसे वहां उन्होंने इग्नोर किया और उसी चीजों को उन्होंने सेपरेट एक अनुसूची बनाकर वहां उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। तो ये था अनुसूची को हमारे संविधान में डालने का, हमारे संविधान का एक सेपरेट पार्ट के रूप में निर्माण करने का वजह। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, शेड्यूल की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में हमारे अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? टोटल 8 थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वह है 12। तो वर्तमान में यदि आपको पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 12 और मूल संविधान में पूछेगा तो हो जाएगा 8। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि बाद में जो 4 अनुच्छेद जोड़ा गया वो कब कब जोड़ा गया और उसमें कौन कौन से प्रावधान है। तो इन सारी बातों का चर्चा भी दोस्तों हम लोग एक एक करके इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं प्रथम अनुसूची से। तो प्रथम अनुसूची के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें क्या है, तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नाम, उनकी सीमा और उनके न्यायिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो हमारा जो भारत है, उस भारत में जो विभिन्न राज्य है, अर्थात हमारे यहाँ कितना राज्य है? 28 राज्य जो है और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके नाम का जो वर्णन है वो कहाँ है? तो प्रथम अनुसूची में है। उसके बाद उनकी सीमाएं कहाँ तक है उसका भी वर्णन कहाँ है? तो वही है। और उसकी न्यायिक क्षेत्र जो है उसका भी वर्णन कहाँ है? तो वो आपका जो है वो प्रथम अनुसूची में है। तो भारत के राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको आंसर करना है प्रथम अनुसूची में। क्या आंसर करना है? प्रथम अनुसूची। आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमा और न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है किस अनुसूची में? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। अब अगला हम लोग बात करते हैं दूसरी अनुसूची या द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है? इसका संबंध संवैधानिक पद पर बैठे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियों से। किससे किससे संबंधित है? तो वेतन से, भत्ते से और उपलब्धियों से। द्वितीय अनुसूची में आप सिंपल यदि एक वर्ड में आप याद करना चाहते हैं तो आप याद रखिए द्वितीय अनुसूची का संबंध वेतन से अर्थात सैलरी से। तो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे जो कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उसके क्या सैलरी का, उनका जो भत्ता मिलता है, उसका जो भी उनका अलाउंसेस मिलते हैं वो उनके अलाउंसेस का और उनकी उपलब्धियां, उनको और जो विशेषाधिकार दिया गया है, इन सारी चीजों का जो उल्लेख है वो किस अनुसूचियों में है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। किसमें? द्वितीय अनुसूची में। आपको सिंपल यदि याद रखना है तो अनुसूची एक में याद रखना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो है उनके नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख प्रथम अनुसूची में। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो प्रमुख पदाधिकारी। एक लाइन में याद रखेंगे तो द्वितीय अनुसूची में वेतन का, और वेतन जैसे रहेगा तो बाकी उसके साथ आ ही जाएगा उनकी विशेषाधिकार, उनकी भत्ता वगैरह सब तो मिलेगा ही वेतन के साथ, तो उसको आपको उतना याद नहीं रखने से भी काम चल सकता है। सिंपल याद करें तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन से। और पूरा डिटेल से थोड़ा बहुत बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो संवैधानिक पद पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों से संबंधित है। अब देखिए कौन कौन से संवैधानिक पद पर बैठा जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी है वो कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता और उपलब्धियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। दूसरा राज्यपाल। दूसरा कौन आ जाएगा? राज्यपाल का भी वेतन का। देखिए केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल, तो आप दोनों एक साथ याद रख सकते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति होगा उसी के लेवल का राज्य में राज्यपाल। अगला लोकसभा का अध्यक्ष और क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। और सेम राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। याद देखिएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा गया क्योंकि उपराष्ट्रपति को हमारे संविधान में कोई वेतन और भत्ता नहीं दी जाती है। उपराष्ट्रपति को या तो उसको वेतन या भत्ता राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है या उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो हमारे संविधान में है उसका कोई काम नहीं, उसे रिजर्व का एक पोस्ट रखा गया है जो यदि राष्ट्रपति का सीट वैकेंट रहता है तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। तो उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन, भत्ताएं मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वो किस रूप में मिलती है? तो उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। और यदि वो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा है तो राष्ट्रपति के सारी चीजें, सुविधाएं मिलेगी। तो उपराष्ट्रपति यहाँ ना लिखकर उपराष्ट्रपति आपका कहाँ आ रहा है? राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इनडायरेक्टली जो आप कहें तो यहाँ उपराष्ट्रपति ऑलरेडी यहाँ शामिल है, यहाँ सेपरेट हमने नहीं लिखा है। तो क्या हो गया? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। वैसे ही दोस्तों जैसे वहां लोकसभा होता है तो राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वैसे जैसे वहां राज्यसभा होता है तो राज्य में क्या होता है? विधान परिषद होता है। लेकिन हमारे यहाँ सभी राज्यों में विधान परिषद का जो है दोस्तों वो विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो जो 6 राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो राज्य है दोस्तों विधान परिषद है। तो वो जो विधान परिषद है इसके सभापति और उपसभापति जो है इसका सैलरी का भी उल्लेख कहाँ है और सारी भत्ता का? तो द्वितीय अनुसूची में। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्चतम है तो उच्च न्यायालय भी आएगा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंप्यूटर कैग, क्या हो जाएगा? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो वेतन से है, शॉर्टकट में। डिटेल में बोले तो संवैधानिक पद पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व उपलब्धियों से संबंधित है। वो प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है, तो सबसे पहले बोलेंगे राष्ट्रपति, राज्य में आएंगे तो राज्यपाल, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे लोकसभा, तो लोकसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद राज्यसभा में आ जाएंगे तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। वैसे ही दोस्तों राज्य में जब आएंगे तो राज्य में क्या होता है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। उसके बाद कहाँ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जितने भी न्यायाधीश है वो, और हाई कोर्ट का जितने भी न्यायाधीश है वो। उसके बाद एक कौन आ जाएगा आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो प्रमुख पदाधिकारी है, इन सारी पोस्ट, ये सारे के सारे पदाधिकारी जो इनके वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ है, तो वो है द्वितीय अनुसूची में। अब एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से किस व्यक्ति के वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो आपका ये 3 व्यक्ति का नाम दे देगा और किसी आपका अदर का दे देगा। जैसे दे दिया ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का उल्लेख जो है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है। इस तरह का जो है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ से। अगर यदि टफ क्वेश्चन उसको पूछने का मन है यदि एग्जामिनर को, तो यहाँ से टफ क्वेश्चन बना सकता है। अब आसानी से याद रखता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर आ जाएंगे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। वैसे ही राज्य में आ जाएंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। फिर उच्चतम सुप्रीम कोर्ट जो है आपका उच्चतम न्यायालय, उसका अध्यक्ष न्यायाधीश, और फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला तीर्थ अनुसूची, किसके बारे में बात करेंगे, तीर्थ अनुसूची। तो तीर्थ अनुसूची में क्या है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ। तो तीर्थ अनुसूची में क्या है, तो तीर्थ अनुसूची में याद रखना है कि संवैधानिक पद पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ के बारे में उल्लेख है। हमें पता है दोस्तों, शपथ जो है वो कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ बनता है तो उसे शपथ लेना पड़ता है, संविधान के प्रति ओथ लेना पड़ता है। तो वो जो शपथ है, शपथ का उल्लेख किसमें है, तो तीर्थ अनुसूची में, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का। तो जैसे यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे तो उसका हो गया। तो यहाँ हम बात करें तीर्थ अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ, तो कौन कौन आता है, आपका यहाँ आ जाएगा संसद का, संसद जो है आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। तो संसद के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो संसद के जितने भी सदस्य हैं, विधानसभा में जो आपका आ जाएगा विधान परिषद, वो सारा आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्या सारे के सारे आ जाएंगे। आपको तीर्थ अनुसूची में शपथ में दोस्तों 3 ही आपको सिर्फ याद रखना है, एक्सेप्ट है 3 के अलावा बाकी कोई भी पूछे दोस्तों तो उसकी शपथ जो है वो तीर्थ अनुसूची के अंतर्गत आएगा, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, किसी भी पदाधिकारी का अगर शपथ की बात किया जाए दोस्तों, वो सभी पदाधिकारियों के शपथ का जो उल्लेख है वो तीर्थ अनुसूची में है, सिवाय 3 का। वो तीनों को आपको याद रखना ना, 3 के अलावा कोई भी आएगा तो आपको आंसर कर देना तीर्थ अनुसूची। तो 3 कौन है, तो 3 एक आपका हो गया राष्ट्रपति। कौन हो गया, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख है दोस्तों वो तीर्थ अनुसूची में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए एक सेपरेट अनुच्छेद में वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 60 जब हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 60, तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का को शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में, यानी सेपरेट उसके लिए अनुच्छेद बनाया गया। बाकी दूसरा कौन है, तो उपराष्ट्रपति। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 69 69। तो अनुच्छेद 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति का शपथ। और तीसरा कौन है, राज्यपाल, अनुच्छेद 159। तो 159 में क्या, तो राज्यपाल का शपथ। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों पद का जो है वो सेपरेट अनुच्छेद में ही, उनके लिए सेपरेट अनुच्छेद रख दिया शपथ ग्रहण करने के लिए। बाकी जितने भी पदाधिकारी बचे उनका शपथ जो है दोस्तों वो तीर्थ अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि बात करें संसद, लोकसभा या राज्यसभा का जितना भी सदस्य है,
या बात करें विधानसभा या विधान परिषद का जितना भी सदस्य है, जितना भी मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जितना भी मंत्री है, उच्चतम न्यायालय का सदस्य, ये आपका न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये जितने भी आएंगे मतलब पदाधिकारी, सभी के सभी का जो शपथ होगा दोस्तों किस अनुसूची के अंतर्गत? तीर्थ अनुसूची के अंतर्गत। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, हाल ही में हमारा जो है वो नया मुख्य न्यायाधीश जो बना हुआ है गगोई साहब, न्यायमूर्ति गगोई साहब, वो किसके तहत अपना शपथ ग्रहण करे? तो बोलेंगे तीर्थ अनुसूची के तहत। तीर्थ अनुसूची के तहत कौन है 3 अपवाद? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत उनका सेपरेट है, उसके बाद उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत उनको सेपरेट शपथ ग्रहण की व्यवस्था है, और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत। बाकी सभी का शपथ ग्रहण किसके तहत होता है? तो आपका तीर्थ अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं चौथा। तो चौथा क्या? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो हमें पता है दोस्तों, हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, हमारे यहाँ 2 प्रकार के हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीट है हमारे यहाँ, तो राज्यसभा का जो सीट है, उस सीट का जो बंटवारा कैसे किया जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उसके बारे में जो चर्चा किया गया वो किस अनुसूची में किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? याद रखना है दोस्तों, चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो हमारे यहाँ राज्यसभा का जो सीट है उसका बंटवारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे होगा उसके बारे में वर्णन। जैसे कि बात किया जाए, सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला, 31 सीट मिला है दोस्तों। तो इसी तरह सभी राज्यों को जो सीट मिला है उसकी बंटवारा कैसे होनी है, किस प्रकार होनी है, इसका चर्चा किसमें किया गया? तो ये किया गया है अनुसूची 4 में। आपको याद रखना, अनुसूची में 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्टकट में, 1 से लेकर 4। अनुसूची 1 में क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम, सीमा और उनका न्यायिक क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में 2 प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और उनकी उपलब्धियां, या शॉर्ट में याद करें तो अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में क्या था? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अगला आते हैं अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध। तो हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, उस राज्य के जो अनुसूचित जाति है, जो हमारे यहाँ के मतलब जो अनुसूचित जो जनजाति लोग हैं, उनके लिए एक सेपरेट जो वो प्रशासन और नियंत्रण की एक व्यवस्था की गई है। उसका उल्लेख जो दोस्तों वो कहाँ है? और अनुसूचित जो भी क्षेत्र रखा गया उसका उल्लेख किसमें? 5वीं अनुसूची में। याद रखना, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध। तो ये चीज, ये आपका चर्चा किसमें है? तो 5 में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध। अगला देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण। याद रखना दोस्तों, 5वीं और छठी अनुसूची में क्या है? 5वीं में अलग ही है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध। तो यहाँ भी है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उपबंध, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो है पूरे देश में, उसमें से 4 राज्य जो है उसको 5वीं अनुसूची में नहीं रखा गया, उसको छठी अनुसूची में रखा गया है, उसको सेपरेट। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य का जो भी अनुसूचित जनजाति है उसके लिए और भी ज्यादा सुविधाएं छठी अनुसूची के तहत प्रदान की गई है। क्योंकि जब हमारे संविधान सभा के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके द्वारा ये स्टडी किया गया कि ये 4 राज्य का जो अनुसूचित जनजाति है वो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ। इसे मुख्य धारा में लाने के लिए हमें अलग से कुछ और ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए ये जो आपका 5वां अनुसूची है, 5वां अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य के अनुसूचित जनजाति नहीं आता। ये चारों राज्यों के लिए छठी अनुसूची का निर्माण किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से राज्य के जनजातियों का संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है? तो ये 4 राज्य का नहीं प्रदान किया, क्योंकि ये 4 के लिए छठी अनुसूची रखा गया। कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों के लिए कहाँ? तो छठी अनुसूची में। अगला आ जाते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं में देखते हैं, तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा।
जो 7वीं अनुसूची उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारे यहाँ जो 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, तो इनके बीच में जो सत्ता है उसकी बंटवारा अर्थात पावर जो है उसकी बंटवारा की, केंद्र सरकार कौन कौन से जो है वो कौन कौन से कानून के लिए कौन कौन से नियम के लिए वो कानून बनाएगा और राज्य सरकार किस किस विषय पर कानून बनाएगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या है कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सा ये है विषय है जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकता है और किस पर राज्य सरकार बना सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है वो पावर अर्थात सत्ता का जो बंटवारा हुआ वो किस अनुसूची के तहत हुआ है, तो 7वीं अनुसूची के तहत। याद रखना आपको 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। तो देखिए 7वीं अनुसूची के तहत जो वो 3 प्रकार की सूचियां रखी गई, एक संघ सूची, एक केंद्र सूची, सॉरी एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। कौन कौन सा, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में है क्या, सबसे पहले तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, पावर का बंटवारा हो रहा है कि भाई आप कौन कौन से विषय पर कानून बनाएंगे, हम कौन कौन से विषय पर कानून बनाएंगे, और कौन कौन से विषय ऐसे होंगे जिस पर दोनों कानून बनाएंगे। तो इन चीजों का उल्लेख जो किया गया वो किसमें किया गया है, तो आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो देखिए तो संघ सूची पर दोस्तों कानून कौन बना सकता है, तो जो भी विषय संघ सूची में आ गया उस पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको होगा, संघ अर्थात केंद्र सरकार को होगा। दूसरी सूची, तो आपको याद रखना 7वीं अनुसूची के तहत जो दूसरी सूची रखा गया है वो राज्य सूची रखा गया है। कौन सा सूची, राज्य सूची। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होगा, तो राज्य को होगा। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका दोस्तों समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो याद रखना दोस्तों समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। लेकिन यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में विवाद होता है तो विवाद की परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होगा। समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार अर्थात संघ को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सूची अर्थात राज्य को है। और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों को है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि कोई समवर्ती सूची का एक विषय है जिस पर कानून केंद्र सरकार भी बना दिया और राज्य सरकार भी बना दिया। केंद्र सरकार जो कानून बनाए वो डिफरेंट थोड़ा सा, राज्य सरकार डिफरेंट। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में विवाद होने लगा क्योंकि राज्य सरकार थोड़ा सा सेपरेट कानून बना दिया, केंद्र सेपरेट बना दिया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, किसका कानून माननीय होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो समवर्ती सूची के तहत यदि कानून बनाया गया है तो उसमें किसका कानून मान्य होगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों दोनों यदि बनाता है राज्य और केंद्र तो केंद्र का कानून मान्य होगा यदि दोनों में विवाद उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं संघ सूची में जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था उस समय मूल संविधान और ये वर्तमान संविधान। तो संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय था जबकि वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था जबकि वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था जबकि वर्तमान में कितना है, तो 52 विषय है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार विषयों को भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची, अगला कौन सा है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो वर्तमान में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है जबकि मूल संविधान में 14 भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाओं का जिक्र किया गया है, हमारे संविधान के द्वारा कौन कौन से भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। तो जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय कुल 14 भाषाओं को संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान में भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 22 हो गई है। तो 8वीं अनुसूची में का संबंध किससे है, तो भाषा से, ये आपको याद रखना है। देखिए वो मूल भाषा जो 14 भाषा था जो संविधान निर्माण के समय से है, तो वो कौन कौन सा भाषा था, तो देखिए पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी, उर्दू। याद रखना संस्कृत, हिंदी, उर्दू आपको नॉर्मली पता रहता ही है दोस्तों, संस्कृत, हिंदी, उर्दू ये तीनों रहता ही। अगला गुजरात में गुजराती भाषा, आप उधर से चले आइए कश्मीर से शुरू करिए, गुजरात, फिर कश्मीर, उड़ीसा में उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असम में असमिया, मराठी,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये 14 भाषा जो वो संविधान की मूल भाषा है, अर्थात जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय ही इनको संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। एक चीज आपको और याद रखना है दोस्तों, ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 जो भाषा है, ये 4 प्रमुख दक्षिण भारत की भाषा है, जिसे द्रविड़ियन भाषा भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ियन भाषा नहीं है। तो क्योंकि दोस्तों हमें पता है साउथ इंडिया का जो कल्चर है वो द्रविड़ियन कल्चर है, और नॉर्थ इंडिया का जो ब्राह्मण कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर माना जाता है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषा कैसा भाषा है? तो ये आपका द्रविड़ियन भाषा है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो कौन कौन से 14 भाषा है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाब, बांग्ला, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये 14 भाषा जो है दोस्तों संविधान के द्वारा शुरू में मान्यता प्रदान की गई थी मूल संविधान में। अब बाद में कौन कौन से भाषा जोड़ा गया था? तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, 15वां भाषा के रूप में। नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषा को भी संविधान में जोड़ा गया। तो 15, 16, 17, 18 और एक हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें किसको? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसको आप याद रख सकते हैं नमक शॉर्टकट में। नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी, ये तीनों भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। आगे देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कितना भाषा जोड़ा गया? तो इसमें दोस्तों 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो आपका कितना हो गया था? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये टोटल 22 भाषा है। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इसमें इनमें से कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात संविधान में शामिल की गई भाषा नहीं है। और मुख्यतः एग्जाम में जो एक ऑप्शन रहता है दोस्तों वो अंग्रेजी रहता है। तो आपको याद रखना अंग्रेजी जो है वो संविधान में शामिल भाषा नहीं है। दूसरा राजस्थानी आपको याद रखना, राजस्थानी जो वो संविधान में शामिल भाषा नहीं है। तीसरा भोजपुरी याद रखना है, भोजपुरी भी जो है दोस्तों वो संविधान में शामिल भाषा नहीं है। अभी दोस्तों आपको पता है 2-4 साल पहले जो वहाँ बिहार में एक चर्चा काफी मतलब बिहार के लोगों के द्वारा जोड़ दिया गया था वहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा कि भोजपुरी को जो भी है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो एक सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्यों बिहार के नेताओं, स्थानीय नेताओं के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा भोजपुरी को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो है मांग की जा रही थी। तो बात यह है दोस्तों कि यदि कोई भी भाषा संविधान की अनुसूचियों में शामिल हो जाती है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि संविधान जो है वो उस भाषा का जो है वो क्या करेगा? उसका रक्षा करेगा, उसका देखभाल करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा, उसको उसका व्याकरण को जो है वो मान्यता प्राप्त करेगा, उनके भाषा को वो प्रमोट करेगा। इसलिए दोस्तों इसमें हर भाषा के लोग चाहता है कि उनके भाषा को भी संविधान में शामिल किया जाए। तो ये टोटल 22 भाषा। आपको ऑप्शन में कौन कौन सा कभी कभी एग्जाम में आता है, एक आ जाता है कि अंग्रेजी, राजस्थानी, आपका भोजपुरी जो है दोस्तों, तो ये सब कुछ भाषा आता है जो देदार बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये 3 भाषा याद रखना कि ये संविधान में शामिल भाषा नहीं है। अगला 9वीं अनुसूची। तो 8 अनुसूची अभी हम लोगों ने जो पढ़ा दोस्तों, ये 8 के 8 अनुसूची को जो है दोस्तों वो हमारे मूल संविधान में शामिल किया गया था, अर्थात मूल संविधान में था। अब जो हम लोग 9वां, 10वां, 11वां और 12वां 4 पढ़ेंगे वो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूची शामिल किया गया। तो अभी जो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पढ़ेंगे, जिसमें साथ का साथ ये भी पढ़ेंगे कब इसको जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत। तो देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ा कब गया? तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्या है इसमें? तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ये काफी VVI है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि बताइए भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। किस अनुसूची के अंदर, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951।
अगला आ जाते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची को सबसे पहले शामिल कब किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। क्या है इसमें, तो इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, एंटी डिफेंसर लॉ। तो दल बदल, ये भी काफी वीवीआई कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख जो वो किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। कब आया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। हाल ये हो रहा था दोस्तों कि जब उस समय की बात किया जाए तो जो भी संसद और जो भी मतलब नेता जीत कर आता था तो क्या किया जाता था, बाकी जो सत्ता से बाहर रहता था उसके द्वारा क्या किया जाता था, क्या किया जाता था कि सत्ता पक्ष के सांसदों या विधायकों को खरीद लिया जाता था और खरीद के अपने पक्ष में कर लेता था, जिससे ये होता था कि सत्ता पक्ष का जो बहुमत है उसे गिरा दिया जाता था और विपक्ष भी संसद या विधायक को खरीद कर ये संसद या आपका जो विधानसभा में ये पेश करता था कि भाई हम जो है वो अब सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत पेश कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो काफी ज्यादा विवाद उसमें उत्पन्न हो रहा था कि जो भी विपक्षी दल होता था वो सत्ता पक्ष के सांसदों या विधायकों वगैरह जो है उसको क्या कर लिया, खरीद लिया जाता था और अपने पक्ष में कर लिया जाता था, जिससे क्या होती थी, सत्ता पक्ष का जो बहुमत में रहता था उसकी सरकार कई बार गिर जाती थी राज्यों में। ये ज्यादा मामला जो होता था वो राज्यों में होता था, ये संसदों की या सॉरी विधानसभा के सदस्यों की खरीद बिक्री। तो इसके चलते ही दोस्तों दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। कब, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अगला देखते हैं 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची क्या है, कब लाया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में। किसका उल्लेख है, पंचायती राज्यों का उल्लेख है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा था, काफी भी है कि पंचायती राज्य का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची है। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो आपका 29 विषय, अर्थात इस 29 विषयों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो पंचायत में जो पंचायत की मुखिया होती है उसके पास है। वहां के पंचायती राज्य का जो भी वहां के ये है उस पर रहता है। देखिए पंचायती राज्य पर जो है वो इस पर ये बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज्य में जो भी पदाधिकारी बैठे रहेंगे उसके द्वारा बनाई जाती है। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में उल्लेख है। क्या है इसमें, पंचायती राज्य का कितनी विषय है, तो 29 विषय। आखिरी देखेंगे हम लोग 12वां अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसका संबंध किससे, नगर पालिका के प्रशासन से। और कुल कितना विषय है, तो आपको याद रखना है 18 विषय है। तो 12वीं किससे, नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको आंसर दे सके। इसे दोस्तों 2-4 बार आप पढ़ लें। अगर ये भाषा वगैरह दोस्तों इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे आप 2-4 बार रीडिंग में लाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। या दोस्तों ये जो पोस्ट जितना हमने लिखवाया पदाधिकारी, इसे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसे आप बस 2-4 बार रीडिंग करते रहिए, वो आप आराम से इसको कर पाएंगे। देखिए दोस्तों शॉर्टकट एक बार हम बताते हैं। प्रथम अनुसूची क्या रखना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम का उल्लेख। द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो वेतन। तृतीय अनुसूची में क्या है, तो शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का जनजातियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में किसका है, तो सूचियों का उल्लेख, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपका याद रखना, तो भूमि सुधार एवं जमींदारी से। कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, टोटल 29 विषय। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे, नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, कितना विषय, 18 विषय। तो ये शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं इस तरह की पॉइंट के रूप में। बाकी डिटेल के लिए आप 2-4 बार पढ़ते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।